गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिषेक गिरीश स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों का जो सेशन होने वाला है एकदम शानदार सेशन होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर 100 क्वेश्चंस, सुपर 100 ट्रिकी क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर ये 100 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाए। ये यहाँ यूं कह लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी है। तो आज इस सेशन का पहला दिन है, डे 1 है। आज से ये सेशन आपका शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलती रहे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को महिंद्रा परिवार की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे घाट पे जाने के लिए, संध्या अर्घ के लिए। सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। मुझे पता है कि आप लोग अभी घर में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रेडी हो रहे होंगे कि घाट पे जाना है, संध्या अर्घ देना है। बट मैं जानता हूं आप लोगों के पास अपने एग्जामिनेशन के प्रति जो जुनून है उस वजह से आप इस वीडियो को देखने आए हैं। अभी आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून सागर, गुड आफ्टरनून निशु, गुड आफ्टरनून निधि, कृष्णा, विकास, आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए सेशन को अब आज की सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज का सेशन ज्यादा लंबा मैं नहीं रखूंगा क्योंकि आप लोगों का पर्व है, त्योहार है, त्योहार भी मनाना इंपॉर्टेंट है और साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू कर लेते हैं। इस पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं कौन इसमें से जितने भी लोग लाइव अभी यहाँ पर देख रहे हैं इस सेशन को, कौन सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर करते हैं। तो जल्दी से शुरू करिए क्वेश्चन को सॉल्व करना और फटाफट से आंसर बताइए। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो प्रयास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर के वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वेरी गुड। अब देखिए जिनको इस क्वेश्चन का बेसिक नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। उतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई वैल्यू अगर लिखा हो इस तरह से log b और बेस उसका a गिवन हो और ये वैल्यू अगर लिखी जाती है x के इक्वल, तो इतना बात ध्यान अवश्य रखना कि b के इक्वल को अगर b इक्वल टू अगर लिखना होगा तो ये जो बेस दिख रहा है ना, बेस, इसका पावर बस ये वैल्यू रख देना a टू दी पावर x। बस इतनी सी बात याद रखना। मैंने क्या बोला मैं फिर से बोल रहा हूं कि log b बेस अगर a है तो b की वैल्यू जब भी आप लिखेंगे तो जो बेस आपका दिख रहा है इसी बेस पर इस वैल्यू को x को इसके पावर में रख देना है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात अगर आप याद रखोगे, साथ में एक बात और याद रखना कि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए हमेशा ये कितना होता है, 0 होता है। बस अभी फिलहाल के लिए दो छोटी बातें याद रख लेना, इससे काम हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है log 1/7 to 9 और बेस कितना है 3√3, तो बेस की जगह आपको दिख रहा है a और 1/7 to 9 जो है वो b के प्लेस पर है। तो आपको पता है कि b इक्वल्स टू यानी कि 1/7 to 9 इक्वल्स टू क्या होता है, a टू दी पावर x। a की जगह कितना है 3√3 है और इसका पावर x। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अब देखो 1/7 to 9 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/3 to the power 6, 1/3 to the power क्या लिख सकते हो 6। और देखो ये जो 3√3 है इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1/2 और इस पूरे का पावर जो है x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 का पावर ये 3/2 और ये पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है x टू दी पावर m, इसका पावर अगर n होता है तो x टू दी पावर क्या बोलते हैं, m इंटू n बोलते हैं। इसी रूल से मैंने इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, 3 का पावर 3x/2। अब देखो ये भी पता होगा कि 1 बाई अगर a टू दी पावर n लिखा हुआ है इसका मतलब a टू दी पावर -n भी होता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर -6। अब ये भी आपको पता होगा कि बेस अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो पावर है वो भी इक्वल हो जाएगा। -6 इक्वल टू क्या लिखोगे
3x/2। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का आया वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार फटाफट से लिंक को शेयर भी कर दीजिए और एक बार लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे, समझ में चीजें आए तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। लॉग का ही एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फटाफट से इसका आंसर करेंगे आप। जल्दी से आंसर करिए, कौन सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर कर पाता है। जल्दी से लग जाइए, तुरंत लग जाइए। चलिए देखते हैं। ज्यादा टाइम का ये सवाल वैसे है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है, आपको पता है कि log 1 बेस ए की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये पता है, अभी मैंने समझाया था। अगर ये log की वैल्यू, ये log दिख रहा है, बेस जो है बेस ए उसके जगह 3 दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ 1 है, यहाँ जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 के जगह क्या लिखा है, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये पूरा टर्म जो है log 2, log बेस 2, और यहाँ लिखा है log x बेस 5। ये पूरी वैल्यू जो है किसके जगह पे दिखाई दे रहा है, 1 के जगह पे दिखाई दे रही है। जरा देखिए तो अब ये वैल्यू 0 के बराबर लिखा गया है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये पूरी वैल्यू जो कि b के प्लेस पर लिखी गई, यहां से लेके यहां तक, देखिए ग्राफ यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 1 के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो log 1 बेस a = 0 सेटिस्फाई होगा। मेरी बात समझ में आई कि ये log बेस की जगह आपको लिखा गया है 3, और ये पूरी वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक किसके जगह लिखी गई है, 1 के जगह, तभी तो 0 हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा बिल्कुल सर, ये log बेस 2 है और यहाँ b के जगह दिखाई दे रहा है log x बेस 5, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। और जब ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो आपको पता है ना, क्या पता है कि log बेस लिख लीजिए a, और log b की वैल्यू बेस a के टर्म में अगर आपको x पता है तो आपको ये भी पता है कि b = a⁴ होगा। इसमें कोई संशय, कोई डाउट, ये मैंने पहले भी बताया। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि log x बेस 5 ये इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 1 = 2, ऐसा बोल सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि log x बेस 5 की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2। तो 5 का पावर 2 किस रूल से लिख दिया मैंने, इस रूल से मैंने लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। कोई प्रॉब्लम है, यहां आप इसको मैच करिए, इसको मैच करिए, यहां से इसको मैच करिए तो आपको दिखाई दे देगा कि b की वैल्यू क्या लिखी जाती है, a⁴x। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5⁴2, यानी कि राइट आंसर कौन हो जाएगा, 25 इज द राइट आंसर। करेक्ट है, समझ में आ गया सभी को। तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर लीजिए फटाफट से, तभी सेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 कहां तक, अप टू 100 टर्म्स। याद रखिएगा 100 टर्म्स, जितना टर्म्स होगा ना उतना टर्म्स का सिंपली स्क्वायर कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, तो आपको ये तो दिख रहा होगा कि ये 1 जो है ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। अगर मान लीजिए 5 टर्म्स तक हम लोग बात करें, 5 टर्म्स तक का सम निकालते हैं, तो 5 टर्म्स में कौन कौन सा ऑड नंबर आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो आप जरा देखें क्या मिलता है रिजल्ट, 9 + 7 कितना होता है, 16 + 5 21 + 3 24 + 1 ये हो जाएगा 25। अगर आपके पास 5 टर्म्स है तो आपको दिखाई देगा कि 5 का स्क्वायर निकल के इसका सम आता है। अगर आपके पास 3 टर्म है, 1 + 3 + 5, ये 3 टर्म्स आपको मिला, इसका मतलब कितना हुआ, ये 9 हो गया। तो 3 टर्म्स था तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो सिमिलरली अगर 100 टर्म्स आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि जब सीरीज गिवन हो ऑड नंबर का और 100 टर्म्स गिवन हो तो आप ये कह सकते हैं कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, मतलब आप याद रखिएगा सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये रूल याद रखिएगा, अप टू n टर्म्स कितने के इक्वल हो जाएगा, तो याद रखना है
एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू एन टर्म्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा अपने दिमाग में, अपने माइंड में, कितने के इक्वल हो जाएगा, एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर तो देख के बता दोगे, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो आंसर आना शुरू हो गया, क्वेश्चन देखते ही आप लोग टूट पड़े। वेरी गुड, यही जज्बा, यही एनर्जी आपके अंदर से निकल के आनी चाहिए। वेरी गुड। देखो इसका तो आंसर आपको पता है, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो सबको पता है कि cos 1, cos 2, cos 3, इस प्रकार से cos 179 डिग्री है, तो बीच में तो cos 90 की वैल्यू तो मिली होगी, cos 90 भी तो मिली होगी, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0। बाकी cos 1 का, cos 2 का, cos 3 का, इस प्रकार से cos 179 का 90 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू आ रही हो, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करो क्या होगा। ये क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, जरा फटाफट से देखो। 24345, 24,345 and 33,334 are divided by a certain number of 3 digits and the remainder is same in both the cases। तो आपको पूछता है find the divisor and the remainder। आप डिविजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये निकाल के बता दीजिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, सभी लोग फटाफट से आंसर करें। क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, देखते हैं कौन सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर बताता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताओ। अब देखो देखो ढंग से देखना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको रिमाइंडर ना पता हो, जहां पर आपको रिमाइंडर ना पता हो, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या बोलता है कि 24,345 और 33,334 को 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है और शेष दोनों मामलों में समान है। जब भी सेम रिमाइंडर का केस आए, सेम रिमाइंडर का केस आए तो फटाफट से क्या करना, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लेना। सेम रिमाइंडर का केस जब कभी भी दिखाई दे तो इन दोनों नंबर का क्या करोगे, डिफरेंस कर लोगे। देखो आंसर अब स्क्रीन पे देखो, क्या करोगे, 3,3,3,3,4 और आपके पास क्या है, 2,4,3,4,5, बस डिफरेंस कर लो, क्या बच जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9 बच गया, यहाँ बच गया 12 में से 4 गया, क्या बच गया, 8 बच गया, फिर यहाँ पर देखो 12 में से 3 गया, क्या बच गया, 9 बच गया, फिर यहाँ देखो 12 में से 4 कितना बच गया, 8 बच गया, मतलब 8989। अब इसको ऐसा फैक्टर करना कि एक 3 डिजिट का फैक्टर आ जाए, तो आप जानते हो कि ये नंबर तभी आ सकता है जब इसको 101 से मल्टीप्लाई किया जाए। 101 इंटू 89 लिखेंगे तभी तो ये नंबर मिल सकता है। जल्दी से बताओ यस और नो। बिल्कुल बोलेंगे सभी लोग कि बिल्कुल सर यस। 101 में अगर 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये नंबर रिपीटेड जो है 2 बार मिल सकता है कभी भी। अगर मान लो 101 में तुम 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11 से एक बार में 11, 1 आया कैरी, फिर 0 से मल्टीप्लाई 0 तो 1 ही रह जाएगा, 11 इंटू 11 11। ये नंबर रिपीटेड तभी आ सकता है। 13 से मल्टीप्लाई करके देखो, 13 इंटू 101 करके देखो, तब भी ये नंबर कैसा आ जाएगा, 1313 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 101 में अगर 89 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये 8989 आ सकता है। क्लियर है ना? तो ये बात ध्यान रखना कि 2 नंबर रिपीट तभी आएगा जब इसको 101 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आपका आंसर तो आ चुका कि 101 से अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स में तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि आप रिमाइंडर भी बता दीजिए, तो फटाफट से क्या करोगे, 101 से डिवाइड कर लोगे, किसमें, किसी भी एक नंबर में, 2 4 3 4 5 में डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट से देखो, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 202 माइनस कर लो, कितना बच गया, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बच गया 4, फिर लिखो 4, फिर से इसको 4 बार में डिवाइड कर लो, 4 बार में कितना हो जाएगा, 404, बच गया कितना, 10, यहाँ आ गया 5, 101 से फिर कितना, 101 बार में यहाँ हो जाएगा 1 टाइम, तो कितना बच गया, रिमाइंडर 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 101 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, समझ आया? मैंने क्या बताया, जब भी सेम रिमाइंडर का केस बचे, 2 नंबर दिया है, कोई सर्टेन नंबर से उसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर सेम बचने की बात करें तो फटाफट से उन दोनों नंबर का क्या करना, आप डिफरेंस कर लेना और उस डिफरेंस का फैक्टर कर लेना। उसी फैक्टर में से एक नंबर कोई भी, अगर जो भी नंबर 3 डिजिट का पूछेगा तो 101 आंसर कर लेता, अगर 2 डिजिट का पूछता तो 89 आंसर कर लेता। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि
कि उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है उस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे उन दोनों नंबर का, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था 8989 से अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं 8989 से अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं तो ध्यान रखना कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, सेम बचेगा। लेकिन हमें बोला गया स्पेशली कि हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, इसलिए 8989 का मुझे फैक्टर करना पड़ा और एक 3 डिजिट के नंबर में इसको सॉल्व करना पड़ा। जब मैंने इसका फैक्टर किया तो एक नंबर कैसा बन गया 3 डिजिट का नंबर और एक कैसा बन गया 2 डिजिट का नंबर। तो हम लोगों को 3 डिजिट का नंबर ही चाहिए था, इसलिए जो है मैंने 101 को पिक कर लिया। यहाँ से क्लियर है। तो 101 ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों नंबर भी डिविजिबल होंगे, ये भी ध्यान रखना। इन दोनों का डिफरेंस है तो ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो सेम बचेगा ही। और 101 ऐसा नंबर है, सॉरी 101 ऐसा नंबर है जिससे इसको भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम ही बचेगा। आई बात समझ में, हमेशा इस बात को याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कितने सेकंड में बनाओगे। बोलता है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 36। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नंबर कोई 2 डिजिट का पता है, उसको इंटरचेंज कर लिए हैं, तब बोलेगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। बोलता है कि डिफरेंस जो है ओरिजिनल नंबर के डिजिट में कितना का है। सीधा क्या कर लेना कि जो ऑलरेडी डिफरेंस दिया हुआ है ओरिजिनल नंबर का और इंटरचेंज करने के बाद के नंबर का, उसमें सीधा 9 से डिवाइड कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब कैसे हुआ ये, तो अगली बार के लिए इसका कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन याद रखना हमेशा कभी भी नंबर कोई 2 डिजिट का हो, उसको इंटरचेंज किया गया हो और उसका डिफरेंस पता हो और फिर पूछा जाए कि डिजिट का डिफरेंस बताइए, सीधा 9 से डिवाइड कर लेना, वही आंसर होगा। अब ये कैसे होता है देखो, जैसे मान लो कि मेरा जो नंबर है 2 डिजिट का, अगर यूनिट प्लेस का नंबर मेरा y है, यूनिट डिजिट मेरा y है और टेंस डिजिट मेरा x है, तो आपको ये तो पता होगा ना कि नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y, ये तो आपको पता है। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो अब मेरा यूनिट प्लेस का नंबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस का जो डिजिट बनेगा वो y हो जाएगा और ये सॉरी यूनिट प्लेस का जो डिजिट बनेगा वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और जो टेंस प्लेस का डिजिट बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो अब जो इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आपका बन रहा है वो कैसा बन रहा है 10y प्लस x। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है कितना के इक्वल, 36 के इक्वल। बस लिख लो। अब देखो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x, ये कितना हो जाएगा 36। अब देखो इसमें कॉमन 10x माइनस x कितना बचा 9x माइनस 9y इक्वल टू 36। अब इसमें 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 36 अपॉन 9, तो आंसर आ गई इसका 4। तो मेरा कहना था सिर्फ लास्ट स्टेप में आपको बताया कि जब कभी भी कोई भी 2 डिजिट का नंबर और उसको इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है उसका डिफरेंस पता हो, सीधा 9 से डिवाइड कर लेना, उसके डिजिट का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आ गई चीजें। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोलता है कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा रिमाइंडर, जल्दी से बताओ क्या आंसर। वाह वेरी गुड, क्वेश्चन देखते ही आप लोग टूट पड़े हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए रिमाइंडर निकालने के लिए याद रखना, एडिशन हो तब भी, मल्टीप्लीकेशन हो तब भी, कुछ भी लिखा हुआ हो और उसको डिवाइड करना 8 से है तो क्या करना, सिंपली डिवाइड एक एक डिजिट को अलग अलग कर लेना। इसको भी 9 का पावर 16 को भी 8 से डिवाइड करना, फिर 8 से ही 6 को भी डिवाइड करना, यही रूल है याद रखना। अब देखो 9 में 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 का पावर अगर 16 टाइम्स देखेंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा। बताओ 1 होगा कि नहीं। प्लस अब अगर 6 में मैं डिवाइड करने जाऊं 8 से तो 6 में डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब रिमाइंडर वही बच जाएगा कितना 6 का 6। मतलब आप कह सकते हो कि जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6 + 1 7। ये हमेशा याद रखना, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा क्या होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई में ऐसा क्यों करते हैं, माइनस वाले में ऐसा क्यों करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर, सही होता है लिखना या नहीं होता है सही लिखना, ये भी मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ में आया क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है कि एक एक डिजिट को अलग अलग आपको डिवाइड करना है उससे जिससे आपको डिवाइड करने बोला जा रहा है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो अब क्या बोलता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। बोलता है ए सर्टेन नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय
3 एंड 5 सक्सेसिवली कितना से डिवाइड करना है, 3 से और 5 से। तो बोलता है लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 2, तो रिमाइंडर कितना आता है 1 और रिमाइंडर 2 आता है। तो बोलता है व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द सेम नंबर बी डिवाइडेड बाई 15, जब उस सेम नंबर को 15 से डिवाइड किया, याद रखना। अब मैं 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा, और जब इन दोनों के मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, मतलब 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 15, अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इतना याद रखना, एक एरो खींच लेना ऐसे क्रॉस में और सीधा एरो इधर ले आना, बस इतना याद रखना। मतलब 3 दूना 6 और 1 7, आंसर क्या हो जाएगा 7। अब ये कैसे हुआ, तो मैं इसको डिटेल लिख करके आपको समझा दिया हूं, इस रूल को देख लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय d1 एंड d2 सक्सेसिवली लीव्स रिमाइंडर dr1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली क्रमशः इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय d1 इंटू d2। कहने का मतलब पहले आपने नंबर को d1 से डिवाइड किया, फिर नंबर को d2 से डिवाइड किया और सक्सेसिवली डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर जो है r1 बचा और रिमाइंडर क्या बचा r2 बचा क्रमशः। अगर उसी नंबर को आप इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं, d1 इंटू d2 से डिवाइड करते हैं, तो बस इतना सा बात याद रखना कि d1 d2 रिमाइंडर r1 r2। तो आपको रूल याद रखना है कि d1 इंटू r2 प्लस r1, देखो यहाँ लिखा हुआ है d1 इंटू r2 प्लस r1। यही चीज तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा था रिमाइंडर 1 बच रहा था, 5 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 2 बच रहा था, और इन दोनों के प्रोडक्ट से यानी कि 3 इंटू 5 का प्रोडक्ट कितना है 15, अगर 15 से डिवाइड करोगे तो सिंपली याद रखना 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा 7। यही आपका आंसर है। ऐसे एग्जाम में किया जाता है क्वेश्चन को, आपको ये चीजें बेसिक से भी पता होनी चाहिए। देखो बेसिक में बता देता हूँ कि मान लो 3 से डिवाइड करना है किसी नंबर में, कितना से डिवाइड करना है 3 से, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 1 बच गया, और यहाँ जो नंबर आता है क्वोशेंट में उसको फिर 5 से डिवाइड करना होता है, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिवली डिवाइड। तब रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ 2 बचने के लिए कम से कम एक बार अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ नंबर क्या होना चाहिए 7, तभी तो बोल पाएंगे कि 5 से 1 टाइम में 5 और रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया 2। तो यार ये खुद से सेट करना होता है, ध्यान रखना कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। 5 इंटू 1 प्लस 2, ये रूल ना पढ़े हो, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 यहाँ कितना होना चाहिए 7, तो यहाँ 7 का मतलब यहाँ 7 होना चाहिए। तब बताओ यहाँ 7 का मतलब यहाँ 7 होना चाहिए, और यहाँ 7 होने का मतलब है कि 3 इंटू 7, ये 3 इंटू 7 प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 22। क्लियर है। तो इस 22 में अगर तुम डिवाइड करोगे इन दोनों के प्रोडक्ट से, यानी कि 3 इंटू 5, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से जब डिवाइड करोगे तो देख लो 15 से एक बार में 15, रिमाइंडर कितना बचा 7। यही आंसर है। ये इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका है, बेसिक तरीका है, और इसका टेक्निक जो है बस ये छोटा सा बात याद रखना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल चीजें जो है रेलवे एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा ही दूंगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है चीजें? चलो बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रही है। अब देखो बोलता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ किसका 6 to 4 का पावर दिया हुआ है 50, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। याद रखना कभी भी जब कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो और वो नंबर 4 से एक्चुअली में वो डिवाइड हो जाए, 4 से कंप्लीटली डिवाइड अगर होता हो, नंबर कितना से डिवाइड होता हो 4 से, ये कैसे चेक करते हैं, तो किसी भी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो नंबर पूरा का पूरा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, चाहे नंबर कैसा भी हो लिखा हुआ। जैसे मान लो 1768 है तो 68 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 4 से। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट में 88 ऐसा मान लो, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिवाइड करके देख लो, ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो मैंने ये देख लिया कि 6 to 4 का पावर 50 है और ये नंबर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो आप ये बोल सकते हैं कि पूरा नंबर जो ऑलरेडी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब 4 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाए और तब आपको रिमाइंडर पूछा जाए तो ऐसे केस में क्या करना कि यूनिट प्लेस का बस पावर 4 की वैल्यू निकाल लेना, यूनिट प्लेस की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेना। यूनिट प्लेस पर कितना है 4, उसका पावर 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 इंटू 4 कितना 64 इंटू 4 कितना 256, मतलब जो नंबर निकल के आया उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आया वही आपका आंसर होगा। मतलब कौन सा आंसर 6 हो गया, खत्म।
जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया 18372, इसका पावर लिख दिया 183, आपको बोला बताओ रिमाइंडर क्या, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या करोगे बताओ। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर कितना से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो करना क्या है, यूनिट प्लेस के नंबर का पावर 4 कर लेना है। तो 2 का पावर 4 करो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो आपका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट का यहाँ 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। हमेशा ये रूल लगाना, जब कभी भी कोई भी नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो क्या करना, यूनिट डिजिट का बस पावर 4 निकाल लेना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब देखो कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, बोले इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है स्मॉलेस्ट होगा। तो आपके पास बहुत सारा रूल है, बहुत लोग कर भी रहे होंगे, चलो छोड़ दो मैं ही बता देता हूं, आप कर लेंगे मुझे पता है, पर मैं टेक्निक बताना चाह रहा हूं। तो देखो छोड़ दो, यहाँ देखो कमेंट करना बंद करो। अब यहाँ देखो ये 5/12 है, तो आपको क्या करना है, आप 12 से डिवाइड करके तो कर ही सकते हैं, 13 से डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू देकर कर ही सकते हैं, लेकिन अब एक टेक्निक याद रखना, कभी भी ऐसा दिखाई दे कि कोई फ्रैक्शन, जैसे यहाँ 5/12 लिखा है, इसके रेस्पेक्ट में अगर जो भी नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वो बढ़ते हुए दिखाई दे, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर भी, और साथ में डिनोमिनेटर भी ये भी बढ़ रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में देखो इस फ्रैक्शन को, इसका न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में देखो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में तीसरे को देख लो, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है और ये जो डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसा कभी भी मिले कि किसी भी फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आप बस चेक करना न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, अगर न्यूमरेटर भी सारे फ्रैक्शन में बढ़ते हुए दिखाई दे और डिनोमिनेटर भी सारे फ्रैक्शन में बढ़ते हुए दिखाई दे, तो ऐसे केसेस में जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा वही, सॉरी जो सबसे छोटा जिसका न्यूमरेटर होगा वही आपका फ्रैक्शन जो है स्मॉलेस्ट कहलाएगा। तो इन सभी में सबसे छोटा जो न्यूमरेटर है वो किसका है, तो आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन नंबर ए का है, तो वही आपका सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे मान लो 3/4 है, मान लो 4/5 है, मान लो 5/6 है, 6/7 है, तो ऐसे केस में क्या देखते हो कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इन सारे केस में बढ़ रही है और डिनोमिनेटर की भी वैल्यू सारे केस में बढ़ रही है। तो ऐसे केस में स्पेशल टेक्निक का आप यूज कर सकते हो कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 5/12, और अगर लार्जेस्ट बोलता तो 11/15 आंसर कर लेते। आई बात समझ में। और जो आपके पास एक मेथड है डिवाइड करने का वो तो आपके पास है ही, इसके अलावा आप ये भी मेथड जानते होंगे कि 3/4 और 4/5 में अगर बड़ा छोटा देखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ 5 × 3 15, यहाँ 4 × 4 16, अगर 16 बड़ा आया तो 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये बड़ा होगा जिसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बड़ी आई है। क्लियर, ये भी आप जानते हैं, मैं स्पेशल टेक्निक आपको ये बताना आज मैं चाह रहा था। सबको क्लियर है चीजें। चलो सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से घाट पे भी जा सकें, संध्या अर्घ भी सूर्य भगवान को दे सकें, छठी मैया की पूजा कर सकें। चलिए आज के सेशन को यहीं पर मैं रोकता हूं। सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करते हुए, थम्स अप करते हुए, लाइक बटन को प्रेस करते हुए तब जाएं। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।